मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा लास्ट टर्न पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो हमने टॉपिक पढ़ लिया था दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सो जस्ट अ रीकैप, हमारा टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बेटा इसमें हमने जो पहले वर्ड बात की सेल या ये ब्रांच क्या है, इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक रेडॉक्स रिएक्शन होगी, वो स्पॉन्टेनियस होगी, तो हम कह देंगे केमिकल एनर्जी है, उससे इलेक्ट्रिकल बनानी है। और इलेक्ट्रिकल दे के नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन की तो बेसिकली चार्जिंग ऑफ बैटरी जैसे होता है वो किया है, वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। तो हमने ये पढ़ा सेल क्या है, इसके टाइप क्या हैं, एक है इलेक्ट्रोकेमिकल और एक है इलेक्ट्रोलिटिक। तो बेसिकली इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है और इसमें स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है। दैट मींस रेडॉक्स रिएक्शन दोनों में है, एक में नॉन स्पॉन्टेनियस, एक में स्पॉन्टेनियस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो हाफ सेल होते हैं, एक कैथोड का और एक एनोड का। और साइन कन्वेंशन के हिसाब से हम लेफ्ट में बना देते हैं एनोड और राइट में बनाते हैं कैथोड। तो हमने सेल का फॉर्मेशन बेसिकली देखा है एक तरीके से कि हम सेल को कैसे फॉर्म करेंगे। तो बच्चों ये रहे हमारे दो हाफ सेल, और ये दो हाफ सेल इसमें ये इलेक्ट्रोड्स ऐड कर दी। इस समय मैंने एक्टिव इलेक्ट्रोड्स का केस शो कर रहा हूं। एक्टिव इलेक्ट्रोड्स क्या थी कि ये मेटल है, इसी के ये आयंस हैं, ये एक्टिव इलेक्ट्रोड का केस हो जाएगा। ऐसे ही ये मेटल है कॉपर और ये कॉपर के आयन हैं, बच्चों ये हो गया एक्टिव इलेक्ट्रोड। पैसिव इलेक्ट्रोड वो होती हैं जो इलेक्ट्रोलिसिस होने देती हैं, रिएक्शन होने देती हैं, बट खुद टेक पार्ट नहीं करती। ना तो उनका अपना मास डिक्रीज होता है, ना ही अपना मास इंक्रीज होता है। तो वो अपने मास में कोई भी चेंज नहीं करती हैं। दे आर पैसिव और इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। और ये एक्टिव इलेक्ट्रोड है, इनमें मासेस चेंज होंगे विद टाइम। सॉल्ट ब्रिज से हमने इन्हें कनेक्ट किया है, एक्सटर्नली वायर एंड गैल्वेनोमीटर लगाया है। तो ये हम लास्ट टर्न पे पढ़ चुके थे। सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है, यू शेप ग्लास ट्यूब होती है, एल्गा अगर अगर जिलेटिन, सिलिकॉन ऐसी कोई चीजें ऐड कर सकते हैं, सिलिकॉन पाउडर, जिससे कि मीडियम जेली हो जाए। और मेन थिंग है इलेक्ट्रोलाइट KNO3 या KCl डालते हैं। तो ये जो KNO3 है, KCl है, इनकी आयनिक मोबिलिटी सेम होनी चाहिए। दिस वन सॉल्ट ब्रिज का यूज क्या है, एक तो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखता है, या फिर अगर आपको याद आ जाए सिंपल भाषा में रिप्लेसमेंट ऑफ आयंस करता है। रिप्लेसमेंट ऑफ आयंस का बेटा मतलब क्या है कि यहां से जिंक इधर आ गया था, अगर यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है तो यहाँ से जिंक सोल्यूशन में आ गया है और कॉपर आयन यहाँ से यहाँ चला गया है। तो भैया यहाँ कॉपर कुछ कम हो गए, जो कॉपर कम हो गए उसके लिए पोटेशियम आ गए। तो बेसिकली कॉपर का रिप्लेसमेंट दिख रहा है पोटेशियम के रूप में। यहाँ जिंक बढ़ते गए, जिंक बढ़ गए तो सल्फेट कम हो गए, सल्फेट का भी अब हमें वो चाहिए ना, दैट इज न्यूट्रलिटी होने के लिए। तो अब यहाँ सल्फेट का एक तरीके से दूसरा जो आयन आपका सपोज KCl है, तो Cl आयन इस सोल्यूशन में आके उसे न्यूट्रलाइज चार्ज बैलेंस करेगा। तो एक तो न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है बाय रिप्लेसमेंट ऑफ आयंस कह सकते हैं। सेकंड ये इंटरनल सर्किट जोड़ता है। थर्ड लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करता है। ये सॉल्ट ब्रिज का इंपॉर्टेंट रूल है, दैट दीज थ्री आर द मेन फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। नाउ अब आपको अगला वर्ड पे फोकस करना है, दैट इज सेल को आप दिखाएंगे कैसे, सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, एक एक करके आएंगे, पोटेंशियल पे भी आएंगे इसके बाद। तो बेटा सेल को हमें कैसे शो करना है बच्चों, ये जो हमारा एनोड है, इस एनोड में ये जिंक की रॉड हो गई, इलेक्ट्रोड जिसे कहते हैं, और जिंक आयन का सोल्यूशन हो गया। तो कहने का मतलब जिंक दो तरीके से दो फेजेस में एग्जिस्ट कर रहा है, एक जिंक और एक जिंक का आयन।
बेटा इनके बीच में एक सिंगल लाइन लगा देते हैं, एक सिंगल वर्टिकल लाइन। ये रिप्रेजेंट करती है कि जो आपका हाफ सेल है उस सेल में जो भी चीजें हैं वो किस किस फेज में है। एंड ऑब्वियसली हम उनको यहाँ शो कर रहे हैं जिसका सेल रिएक्शन से कोई लेना देना है, स्पेक्टेटर्स को नहीं शो कर रहे हैं। ऐसे ही इस सेल में भी कॉपर है और कॉपर के आयन है। ठीक है, ये दो चीजें हैं, ये ऐसे लिखे जा सकते हैं। ऑब्वियसली कई बार हम उल्टा लिख के देख रहे होते हैं, कॉपर आयन पहले कॉपर बाद में, वो अभी क्लियर करते हैं क्या है। एक्चुअली में ये दो हाफ सेल आपके आ गए हैं, कॉपर का और जिंक का। नाउ द पॉइंट इज दैट हमें ये भी तो दिखाना है कि ये दोनों हाफ सेल किससे जुड़े हैं, सॉल्ट ब्रिज से इंटरनली जुड़े हैं। तो बेटा हम ये कोशिश करते हैं कि ये दो लाइनें सॉल्ट ब्रिज रिप्रेजेंट करती हैं। द पैरेलल वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट सॉल्ट ब्रिज। तो हम क्या कोशिश करते हैं कि सॉल्ट ब्रिज जिन दोनों से कनेक्टेड है वो उसके पड़ोस में दिखे। यानी सॉल्ट ब्रिज अगर आपको ध्यान हो, एनोड में कनेक्टेड था यहाँ पे जिंक आयन से और कैथोड में कनेक्टेड था क्यूप्रिक आयन से। तो हम सॉल्ट ब्रिज के इधर और इधर यही आयन दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई कि ये जिंक आयन में चेंज हो रहा है और क्यूप्रिक आयन कॉपर में चेंज हो रहे हैं। एंड बच्चों जिंक सॉलिड है तो S लिख दिया जाता है, ये एक्वस सॉल्यूशन में तो AQ लिख दिया जाएगा। अगर हमें कोई कंसंट्रेशन गिवन है 1 मोलर 2 मोलर व्हाटएवर, तो हम वो कंसंट्रेशन लिख देंगे। सिमिलरली ये एक्वस सॉल्यूशन है, व्हाटएवर द कंसंट्रेशन ये यहां लिख देंगे। और ये सॉलिड है। प्रैक्टिकल सी बात है कि सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है और उसे इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस में इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Q रिएक्शन कोएफिशिएंट में हम उन्हीं कंसंट्रेशन स्पीशीज को इन्वॉल्व करते हैं जिसका एक्टिव मास चेंजेबल या 1 ना हो। तो pure liquid and solids have active mass 1, therefore they are not included in the equations। तो उनकी कंसंट्रेशन या उनसे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ जो एक्वस सॉल्यूशन में वो। तो बेसिकली ये हमारा सेल का रिप्रेजेंटेशन है, ये ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बच्चों पॉइंट क्या है, इस रिप्रेजेंटेशन से हमें सेल इक्वेशन या सेल रिएक्शन दिखानी होती है। तो सेल रिएक्शन कैसे दिखाएंगे? ऑब्वियसली रिएक्शन में रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक सिंपल एरो लगा होता है। इस तरफ रिएक्टेंट लिखे जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट। कौन रिएक्ट कर रहा है बच्चों? 99% केसेस में आप कह सकते हैं, 99% केसेस में, कि ये जो सॉल्ट ब्रिज से पहले इक्वेशन लिखी है उसमें जो पहला टर्म है वो रिएक्टेंट है। ऐसे ही यहाँ पे जो पहला टर्म है रिएक्टेंट है। दैट मीन्स एक सिंपल भाषा में जिंक और कॉपर आयन की रिएक्शन है, जिंक और कॉपर आयन की रिएक्शन है बेटा, और ये जिंक आयन और कॉपर बन गया है। तो एक सिंपल भाषा में रिएक्टेंट हमारे ये दो हैं। फिर भी बेटा कंसेप्चुअली स्ट्रांग रहिए। एग्जामिनर थोड़ा सा आप कह सकते हैं जब वो डीप आपको जज करना चाहता है तो गलती करा लेता है। इवन मैं ये नहीं कहूंगा ये कंपटीशन की बात कर रहा हूं, इवन 12th CBSE में एक क्वेश्चन ऐसा है दैट इज NCERT के पीछे, जहां आप गलती करेंगे, जहां पे एनाइनिक हाफ सेल आएंगे वहां पे। अभी हम करके दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ आप लिखने के बाद एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपका जो लोन है वो सही है या नहीं है। लोन वर्ड आपको याद होना चाहिए, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड एंड नेगेटिव टर्मिनल। मतलब यहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन दिखना चाहिए रिएक्शन में, तो जिंक 0 से +2 ही दिखना चाहिए रिएक्शन में। और कॉपर का आपको रिडक्शन दिखना चाहिए। अगर आपको याद आ गया हो, RRCP मैंने आपको बताया था, तो ये +2 से कॉपर 0 में जा रहा है, तो कॉपर का आपको रिडक्शन दिख रहा है। तो जिंक का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, कॉपर का रिडक्शन होना चाहिए। एंड बच्चों एक मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है जो कई बच्चे इनिशियली नेग्लेक्ट करते हैं और बाद में धोखा खाते हैं। आप जब भी इक्वेशन लिखें, ट्राई टू बैलेंस इट आउट इनिशियली, शुरू में ही उसे बैलेंस कर लीजिए, नहीं तो बाद में कई बार गलतियां होती हैं। तो यहाँ पे जो भी जिंक में चेंज हुआ है और कॉपर में चेंज हुआ है उसे सिंप्लीफाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज बैलेंसिंग। सिंपल बैलेंसिंग क्या होती है कि जो भी लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनका नंबर इक्वल करना है हमें, क्योंकि जितने का लॉस हुआ है उतने का ही गेन करना है।
तो हम क्या करते हैं, हम इनकी बैलेंसिंग, इसको इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इनके चेंज को, यहाँ हम चेंज को नीचे नोट डाउन कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई। बच्चों इस समय कोई खास फायदा नहीं है क्योंकि कोफिशिएंट सेम है, इसमें भी 2 का चेंज है, इसमें भी 2 का चेंज है। अगर मैं यहाँ 2 का चेंज और यहाँ 2 का चेंज लिखूं और उसके बाद सिंप्लीफाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, देन इट हार्डली मैटर्स, यहाँ कोई भी अंतर नहीं आएगा। इसलिए आपको इस इक्वेशन में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नाउ अगली इक्वेशन, बेटा एक इक्वेशन और देखते हैं। लाइक सपोज ये इक्वेशन हमें बना रखी है या सॉल्ट ब्रिज इधर है एंड एक तरफ बेटा हमें दे रखा है क्रोमियम और ये दे रखा है Cr+3 में जा रहा है। इज इट क्लियर? और दूसरी तरफ लेट सपोज अभी हम सिंपल ही रख रहे हैं, यहाँ सिल्वर +1 से सिल्वर में जा रहा है। अगेन यहाँ सॉलिड लिखा होगा और यहाँ एक्वस सॉल्यूशन लिखे होंगे एंड कुछ ना कुछ कंसेंट्रेशन भी दे रखी हो सकती है। तो ये सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड दे रखे हैं, एकदम सिंपल है। आप खुद इसकी इक्वेशन लिखने की कोशिश करिए, दैट्स वेरी गुड फॉर यू। तो यहाँ पे क्रोमियम ये जो आएगा ये रिएक्ट करेगा सिल्वर के आयन से और ये बना देगा क्रोमियम +3 और सिल्वर, यानी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन दिखना चाहिए क्योंकि वो लेफ्ट में है, एनोड है। तो बेटा क्रोमियम 0 से +3, ऑब्वियसली इसका हमें क्या दिख रहा है, ऑक्सीडेशन। और सिल्वर +1 से 0, ऑब्वियसली यहाँ पे हमें रिडक्शन दिख गया। तो एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन। और अच्छी बात यह है कि सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट में जो था उसका ऑक्सीडेशन हो गया, वेरी गुड, और राइट में जो था उसका रिडक्शन हो गया, वेरी वेरी गुड। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर देयर, बट बैलेंस नहीं है इस बारी। कैसे करेंगे बैलेंस बच्चों? यहाँ क्रोमियम है, इसमें चेंज 0 to +3 3 का है और सिल्वर में +1 to 0 1 है, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अगेन बच्चों 3 को ही मल्टीप्लाई करना है, 1 तो एज इट इज रहेगा। तो बेटा यहाँ 3 आ गया, यहाँ 3 आ गया। एंड आई होप सो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इसकी फाइनल इक्वेशन हम ऐसे लिखेंगे, क्रोमियम 3 सिल्वर आयन गिविंग यू क्रोमियम +3 एंड 3 सिल्वर एटम। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3 को दोनों तरफ, सिल्वर दोनों तरफ हमने इक्वलाइज, या ये कैन 3 यहाँ पे भी लिख दिया है एंड इट इज नाउ बैलेंस। एक बार रीचेक करते हैं, क्रोमियम में 0 से 3 का चेंज, यानी क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, ऑक्सीडाइज। सिल्वर +1 0 1 का चेंज, लेकिन सिल्वर के एटम 3 हैं तो 3 गेन किए हैं। तो नेट लॉस एंड नेट गेन क्या होना चाहिए बच्चों? इक्वल होना चाहिए। यहाँ लॉस भी 3 का है, गेन भी 3 का है, दैट इज बैलेंस। नाउ अब मैं उस इक्वेशन की तरफ बढ़ रहा हूं जो मैं आपसे कह रहा हूं कि एनसीईआरटी में गिवन है और गलत भी हो सकती है। व्हाट्स दैट इक्वेशन? की ये एक सॉल्ट ब्रिज लिखा हुआ है और इस सॉल्ट ब्रिज में सपोज यहां लिखा है Br2/Br नेगेटिव, Br2/Br नेगेटिव एंड हेयर H(H2 एंड Pt। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ प्लेटिनम ले लिया है और इस प्लेटिनम से बेसिकली मतलब यही है कि ये गैस इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम की वायर पे हाइड्रोजन गैस जो है एडजॉर्ब है, सरफेस केमिस्ट्री का जो पॉइंट है। नाउ अब इसकी इक्वेशन लिखनी है। यहां बच्चे गलती कर सकते हैं। क्यों गलती कर सकते हैं? क्योंकि कई बार बच्चों के दिमाग में होता है ओब्लिक से पहले वाला रिएक्टेंट और ओब्लिक के बाद वाला प्रोडक्ट, लेकिन ये 99% होता है, 100 नहीं। चेक करिए इस इक्वेशन में बेटा, Br2 का ऑक्सीडेशन नंबर शुरू में 0 है, बाद में Br2 का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। अगर 0 से -1 जाएगा बच्चे, 0 से -1 तो रिडक्शन हो गया एंड हमें शो करना है ऑक्सीडेशन, क्योंकि दोनों तरफ रिडक्शन तो हो नहीं सकता। और कन्वेंशन ये है, साइन कन्वेंशन के हिसाब से, लोन वर्ड के हिसाब से, सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट वाले टर्म का ऑक्सीडेशन, सॉल्ट ब्रिज के राइट वाले टर्म का रिडक्शन। सो पॉइंट टू नोट, पॉइंट टू रिमेंबर, क्या बेटा आपको याद रखना है, इसमें आपसे गलती ना हो कि इसमें सॉल्ट ब्रिज के या ये कहें एरो के लेफ्ट हैंड साइड Br नेगेटिव आएगा एंड राइट हैंड साइड फिर ये Br2 आएगा। ऐसा मैंने क्यों किया है? क्योंकि बच्चों ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन दिखाना है,
यानी -1 से 0। अब एक आध बच्चा ये कह सकता है तो इसे उल्टा ही क्यों नहीं लिख देते हो भाई, कंफ्यूज क्यों कर रहे हो BR इधर। तो बेटा हमने इससे पहले एक और चीज कहा था कि सॉल्ट ब्रिज जिन दोनों से टच्ड है, जिन दोनों से सॉल्ट ब्रिज इन्वॉल्व है, जहां आपने आयंस दे रहा है, वो सॉल्ट ब्रिज के दोनों तरफ रखेंगे। तो हमने सॉल्ट ब्रिज यहाँ ब्रोमाइड आयन से जुड़ा है और यहाँ हाइड्रोजन के आयन से जुड़ा है, इसलिए ये ऐसा है। तो आपको ये अब ध्यान रखना होगा बेटा कि इस इक्वेशन में शो कैसे करेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन में शो आप ऐसे करेंगे, ठीक है, कि यहां आएगा Br नेगेटिव और ये आ जाएगा बच्चे Br2, और ऑब्वियसली ये H आयन और ये H2, और इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम बैलेंसिंग में यहां 2 लगा रहे हो या यहां हाफ लगा रहे हो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अभी हम लिख के दिखाएंगे कि आप स्क्वायर करने में कंफर्टेबल हो या अंडर रूट लेने में कंफर्टेबल हो, उस हिसाब से कर सकते हैं। बैलेंसिंग से कोई लेना देना नहीं, लेकिन बैलेंसिंग चाहिए। बैलेंसिंग से लेना देना कहने का मतलब था मेरा कोफिशिएंट से, कि बैलेंस इक्वेशन होनी चाहिए, हाफ है या स्क्वायर है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इज इट क्लियर? और ये रिवर्सिबल इक्वेशन होती है, तो आप ऐसे दिखा सकते हैं। दिस विल बी इक्वेशन, क्रॉस चेक करिए, ये -1 से 0 आया है, दैट इज ऑक्सीडेशन हुआ है, गुड इनफ। एंड ये +1 से 0 आया है, दैट इज रिडक्शन हुआ है। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन कायदे से प्लेस करें। तो ये हो गया एक तरीके से हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन, ये हो गया बच्चों हमारी सेल रिएक्शन, ठीक है। तो सेल को आपको अगर रिप्रेजेंट करना है तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर आपको उसकी रिएक्शन लिखनी है, स्पेशल इन दिस केस ध्यान रखिएगा, रिएक्शन ऐसे लिखनी है। इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टर्म, द नेक्स्ट वर्ड अगर आपको याद आ गया हो, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? बेटा जब हमने मेटल को अपने ही सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप किया तो एक टेंडेंसी आई थी लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की, और उस लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी को हमने क्या कह दिया था? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दूसरी भाषा, मेटल जब अपने सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो दो प्रेशर्स लगते हैं, एक ऑस्मोटिक प्रेशर, एक सॉल्यूशन प्रेशर। ड्यू टू डिफरेंस इन दीज टू प्रेशर अ पोटेंशियल डेवलप, दिस पोटेंशियल इज आल्सो टर्म्ड एज, इट इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बोलने की दो भाषाएं हो सकती हैं। अगेन अगर एक और बुकिश लैंग्वेज में पोटेंशियल बोल के दिखाऊं आपको, बेटा बुकिश लैंग्वेज में ये भी है, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। दिस इज बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस, इन्होंने कहने की कोशिश की है। ये है क्या? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द मेटल एंड इट्स आयन इन द सॉल्यूशन। ये जब भी रिएक्शन होगी तो एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा बिटवीन मेटल आयन एंड इट्स सॉल्यूशन। ओके, तो सिंपलेस्ट डेफिनेशन पोटेंशियल की क्या हो गई बच्चों? When a metal is placed in its salt solution, then the tendency of an element to lose, gain or share burn, the tendency of an element to gain or lose the electron depends on this, which is known as electrode potential. Okay. Now electrode potential में अगला point, ठीक है। अगर मैं डेफिनेशन कह दूं तो टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू आइदर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज इन कांटेक्ट विद इट्स सॉल्यूशन ऑफ आयन। टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज इन कांटेक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ इट्स आयन। नाउ पहला वर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस किस पे डिपेंड करता है? तो बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने आपको शायद कल बताया था कि इसको हम जनरल भाषा में एनसीटी कह देते हैं। एनसीटी इज, व्हाट इज दिस? नेचर, नेचर पे डिपेंड करेगा। व्हाट इज दिस? कंसंट्रेशन या वॉल्यूम, डाइल्यूशन, कुछ भी कह लीजिए। एंड व्हाट इज दिस? टेम्परेचर। इन तीन चीजों पे डिपेंड करेगा। और हम नर्व्स इक्वेशन से इसे देख लेंगे मैथमेटिकली कि कंसंट्रेशन डबल करने पे पोटेंशियल कितना चेंज हुआ, वॉल्यूम डबल करने पे कितना चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज करने पे कैसे चेंज हुआ। तो मैथमेटिकली अगर देखना है तो हम नर्व्स इक्वेशन से देखेंगे, ठीक है। आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट नेचर पे अभी डिस्कस करते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड नहीं करता स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट या बैलेंसिंग पे। मतलब
बैलेंसिंग कहने का मतलब फिर वही है कि अगर कोई कह रहा है जिंक और जिंक आयन 2 इलेक्ट्रॉन, एंड किसी ने कहा ट्वाइस जिंक एंड ट्वाइस जिंक आयन एंड 4 इलेक्ट्रॉन, और ये कहा इसका ई नॉट बताओ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताओ, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बेटा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंटेंसिव है एंड इट डू नॉट डिपेंड ऑन, ठीक है, दिस बैलेंसिंग और स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। नाउ अब वर्ड आ ही गया है, व्हाट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो ये वर्ड भी हमें पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? आप सिंपली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर आप एट 25, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर पे निकालें एंड 1 मोलर कंसंट्रेशन पे निकालें, तो अब जो भी वैल्यू आएगी that will be termed as standard electrode potential, 298 Kelvin, 1 bar pressure, 1 mole per liter, that is 1 molar concentration, उस समय का पोटेंशियल कहलाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कभी भी एक हाफ सेल का अकेले नहीं निकल सकता, इट हैज टू बी कंपेयर्ड विद एनीवन। तो हमें यहाँ रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स लेने पड़ते हैं, वी टर्म्ड एज प्राइमरी रेफरेंस एंड सेकेंडरी रेफरेंस। प्राइमरी रेफरेंस जो हमारे कोर्स में है, जिससे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने बनाई है, दैट इज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो अब हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में ये याद रखना है, व्हाट इज बेसिकली रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है। और इसमें भी दो हैं वैसे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड हम यूजुअली यूज कर सकते हैं, और जहां जहां हम इसका यूज नहीं कर सकते तो इसके थ्रू कैलोमल या बाकी कोई इलेक्ट्रोड बना के यूज करते हैं, दैट विल टर्म्ड एज सेकेंडरी रेफरेंस। फिलहाल अभी प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड या रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या है, बेसिकली इसे हम SHE कह देते हैं, दैट इज स्टैंडर्ड रेफरेंस, सॉरी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और बेटा इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हमने 0 वोल्ट माना है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो बेसिक इलेक्ट्रोड है हमारी है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, दैट इज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आप इसे कैसे भी डायग्राम से दिखा सकते हैं, मैं एक सिंपल बेसिक डायग्राम बता रहा हूं, एकदम सिंपल। ये हमने रखा है HCl का सोल्यूशन, व्हाटएवर, ये H आयन का सोल्यूशन है, मैंने HCl कह दिया है, 1 मोलर यहाँ H आयन प्रेजेंट है। ये हाइड्रोजन आयन का सोल्यूशन 298 केल्विन। बेटा ये वायर आ गई, ये प्लेटिनम की वायर है, और इसको हमने यहाँ नीचे से थोड़ा फ्लैटेंड कर दिया है, ऑब्वियसली सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। इस वायर को थोड़ा चपटा कर दिया एक जाल नेटवर्क बना के, जिससे कि एरिया बढ़ जाए, रिएक्शन ज्यादा पे होने लगे। फॉलोड बाई इस चीज को हमने एक तरीके से कवर अप कर दिया है बच्चों, ये हमने यहाँ से थोड़ी सी जगह भी छोड़ दी है जस्ट टू मेंटेन प्रेशर, और ये 1 बार प्रेशर मेंटेन करेगा, ठीक है, ये वायर बाहर जा रही है। तो ये कॉम्बिनेशन आ रहा है, प्रेशर 1 बार, टेम्परेचर 298 केल्विन, कंसंट्रेशन 1 मोलर, और ये जो कॉम्बिनेशन बन के तैयार हुआ है, हाइड्रोजन कहीं वर्ड लिखा है, ये लिख दिया, तो ये हाइड्रोजन गैस है, प्लेटिनम पे एडसॉर्ब है, इसको माना गया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसका पोटेंशियल एज्यूम किया गया 0, इसके रेस्पेक्ट में बाकी का पोटेंशियल, मतलब हाइड्रोजन की जगह कोई एलिमेंट आया जिसने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लिए, दैट मीन हाइड्रोजन का उस समय ऑक्सीडेशन हुआ है, उस एलिमेंट का रिडक्शन हुआ है, तो वो एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव कहलाएगा, या उसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। कोई एलिमेंट आया, उसने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे दिए, मतलब उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन का 0 रिडक्शन। तो ऐसे केसेस में हम कहेंगे वो एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मेटल है, इसी को हम कहते हैं नेचर पे डिपेंड करना। बच्चों ये वाला पॉइंट आप अपने दिमाग में रखिएगा कि किसी भी एलिमेंट का अगर अपना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मालूम है आपको, स्टैंडर्ड या सिंपल, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी आपको मालूम है। हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू में सेम होता है, बस साइन में उल्टा होता है। कॉमन सेंस जरूर लगाना है इसमें, नहीं तो बड़ी दिक्कत आएगी।
व्हाट आई मीन टू से बाय द वर्ड कॉमन सेंस, अगर मैं कह रहा हूं कि रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, इट मींस इस एलिमेंट की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस होने की, ठीक है, इस एलिमेंट की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस होने की। इट इज कॉमन सेंस, अगर एक का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, रिड्यूस होने की पावर ज्यादा है, तो ऑक्सीडाइज होने की पावर कम है। कोई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन, वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। अब कोई कहे कि फ्लोराइड आयन बन गया, इलेक्ट्रॉन छोड़ दो, तो यार उसमें इतना बड़ा दिल कहाँ रखा हुआ, छोड़ दे इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए एक पोटेंशियल उसका बहुत हाई दिखेगा, तो दूसरा अपने आप साइन चेंज होने के बाद सबसे लो दिखेगा। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, हर एलिमेंट का अपना जो भी पोटेंशियल है, आइदर स्टैंडर्ड और एक्सपेरिमेंटल पोटेंशियल, वही उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, वही उसका रिडक्शन पोटेंशियल है, वैल्यू में बस साइन में उल्टा है। और कभी तुम्हें कहा नहीं गया कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन है, देन टेक इट एज रिडक्शन पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट आईयूपीएसी रूल, आईयूपीएसी कन्वेंशन। बेटा आईयूपीएसी का मतलब ऑर्गेनिक नहीं होता, कई बच्चों से कहो ना अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट आईयूपीएसी, कहते हैं इसमें कार्बन तो है ही नहीं, यहाँ कहाँ आईयूपीएसी है। उनको बस आईयूपीएसी नेम का मतलब समझ में आता है आईयूपीएसी, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो केमिस्ट्री की यूनियन है, जिसमें केमिस्ट्री में स्टैंडर्ड्स रखे हैं कि हम उसे फॉलो करेंगे, उसके हिसाब से बुक्स और कंफ्यूजन दूर करने के लिए, तो उसका ये कहना है कि अगर पोटेंशियल दे रखा है आपको, तो वो रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, until and unless it is specified। अगर आपको स्पेसिफाई कर दिया है कि ये पोटेंशियल ऑक्सीडेशन है या ऑक्सीडेशन बताओ, तो बात अलग है। अदरवाइज वो ये कह देंगे जिंक का पोटेंशियल -0.77 वोल्ट है, तो समझ लेना जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल है। क्लोरीन का पोटेंशियल या फ्लोरीन का पोटेंशियल +2.81 वोल्ट है, तो बेटा अंडरस्टूड हो जाना कि ये 2.81 वोल्ट इसका रिडक्शन पोटेंशियल है। रिडक्शन पोटेंशियल इज गिवन, ओके, इन जनरल आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया जाएगा। ओके, अब हमें इस पे डिग करना है कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो क्या है। जब सारे एलिमेंट को रिडक्शन पोटेंशियल के एक ऑर्डर में लगा दिया ना, तो एक सीरीज बन गई, उस सीरीज का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अ सीरीज मेड बाय प्लेसिंग एलिमेंट्स इन ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल या डिक्रीजिंग, इट्स योर चॉइस, ठीक है। वो एक सीरीज है और उसमें एक सिरे से दूसरे सिरे तक सारे एलिमेंट्स लगाए गए हैं इनके पोटेंशियल के हिसाब से ऑर्डर्ड, तो उस सीरीज का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और उसका एप्लीकेशन 10th स्टैंडर्ड में भी था और यहाँ पे भी है, सेम वही है। आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। और अब एक वर्ड देख लेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस पे बेटा हमारे यहाँ क्वेश्चन बहुत आते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और इसके एप्लीकेशन पे। क्लियर है बच्चों? बेटा थोड़ा सा कम रख रहे हैं, आई एम नॉट फीलिंग दैट मच बेटर,